गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स refer to the proportion between the various long-term source of finance in the total capital of firm. A financial manager choose that source of finance which include minimum risk as well as minimum cost of capital. तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा। लॉन्ग टर्म के लिए यदि हमें कैश की ज़रूरत है तो उस लॉन्ग टर्म के जो सोर्सेज होंगे उनकी जो रेशो होगी उनकी जो रेशो होगी हम उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, यदि हमें 10 लाख रुपए पूंजी की आवश्यकता है 10 साल के लिए, तो हम इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू यदि पैसा वो कलेक्ट करते हैं और उनको कलेक्ट करने की इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, उनकी रेशो क्या रहेगी? वो 10 लाख रुपए कितने कितने प्रोपोर्शन से, कितने इक्विटी से लिए जाएंगे, कितने प्रेफरेंस से लिए जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनकी जो रेशो होगी उसको हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा डिनोट करता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना हम रिस्क ले रहे हैं, कैसे कि हम रिस्क कैपिटल को कंसीडर कर रहे हैं। रिस्क कैपिटल मींस डिवेंचर कैपिटल, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट कॉन्टिन्यूसली देनी होएगी। तो यहाँ से सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस अभी हमने पढ़ा था कि हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो कॉम्बिनेशन किन किन का होता है? यहाँ पे टू टाइप के सोर्सेज हैं। प्रोप्राइटर मींस ओनर फंड्स एंड बोरोवर्स फंड। तो ओनर फंड में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा हमारा। देन उसके बाद बोरोवर्ड फंड की हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म डेट्स, डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप बैंक से लोन लेते हो तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द रिस्क एज्यूम्ड बाय द फर्म। अभी हमने कहा कि हम जितना ज़्यादा डिवेंचर यूज़ करेंगे तो हम उतना ही अपनी फर्म में क्या कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर हम किसी भी कंपनी का देखेंगे तो उसमें डिवेंचर्स कैपिटल को देख के हम कह सकते हैं कि कंपनी ने कितना रिस्क ले रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म मींस, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने पढ़ा कि 10 लाख रुपए हम वेरियस सोर्स की रेशियो में लेके आएंगे, तो ओवरऑल 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट कितनी होगी, तो हम उसमें क्या निकालेंगे? कंपोजिट कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। यदि हम डिबेंचर्स चीप सोर्स यूज करते हैं ज़्यादा 10 लाख पूंजी में से, तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, और यदि हम इक्विटी यूज करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। कारण क्या रहेगा इसका? क्योंकि डिबेंचर्स कैपिटल को के ऊपर क्या है? टैक्स बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट वन इज इट इफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ फर्म। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी फर्म मींस, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर्स को क्या चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। यदि हम डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम क्या है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। कैसे? प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन कर सकते हैं, डिवेंचर का हम रिडम्पशन कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। तो लिक्विडिटी का हमें कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी ऑफ फर्म में हम क्या करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही ये कंसीडर होगा। यदि हमें ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है हमारी फर्म की, तो हम क्या कर सकते हैं? डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करके तो हम क्या कर सकते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है उसको
कम कर सकते हैं और यदि आपके पास पैसे की कमी है, तो प्रेफ़रेंस और डिबेंचर्स के थ्रू हम अपनी लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद आता है इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ ओनर ऑफ द फर्म। इट मीन्स यदि हम डिबेंचर्स कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी जो ओनरशिप है, हमारे पास ही रहेगी। और यदि हमें पैसे की जो आवश्यकता है, वो थ्रू इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम लेके आते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, तो हमारे ओनर ओन इक्विटी मीन्स ओनर, तो वहाँ पे इक्विटी शेयर्स होल्डर की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसके ओनर भी ज़्यादा हो जाएँगे और यदि हम डिबेंचर्स कैपिटल को यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, हम ओनर्स की जो क्वांटिटी है, उनको सेम बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर्स को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है कि कोई कंपनी सारा का सारा पैसा इक्विटी से ही लेके आ रही है, कोई कंपनी डिबेंचर से ही लेके आ रही है, तो वो उसके कारण क्या रहते हैं? वो किस कारण से कोई कंपनी 10 के 10 लाख रुपए इक्विटी से ले रही है, कोई कंपनी 10 के 10 लाख रुपए डिबेंचर से ले रही है। तो उसके कुछ एक कारण हैं, कुछ एक फैक्टर हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि इक्विटी से पैसा इतना क्यों लिया गया और डिबेंचर से क्यों लिया गया। तो फर्स्ट वन है जी नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म। नॉर्मली जो शॉर्ट कंपनीज होती हैं, वो उनकी जो उनका जो कैपिटल होती है वो ओनर कैपिटल ही होती है क्योंकि वो इतनी कैपेबल नहीं होते कि मार्केट से उनको डिबेंचर्स थ्रू डिबेंचर या लोन के थ्रू पैसा आसानी से मिल जाए। तो उनको पैसा कलेक्ट करने में थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि उनकी इतनी गुडविल नहीं होती अकॉर्डिंग टू यदि हम कंपैरिजन करें तो लार्ज कंपनी के साथ। तो लार्ज कंपनी आसानी से डिबेंचर्स के थ्रू या बैंक से आसानी से बिना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखे वो आसानी से लोन ले सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनी के लिए थोड़ा-सा मशक्कत है क्योंकि उनकी गुडविल इतनी नहीं होती, उनकी जान-पहचान भी हम कह सकते हैं इतनी नहीं होती जिसकी वजह से उनको मशक्कत करनी पड़ती है। तो नॉर्मली जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनको ओनर कैपिटल पे ही डिपेंड रहना होता है और जो लार्ज स्केल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो डिबेंचर्स या लोन मार्केट के थ्रू पैसा आसानी से जुटा लेती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मीन्स कि आपकी इनकम के ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल करंट ईयर में 5 लाख इनकम है, उसके बाद 5-10 है, 5-15, 5-10, 5-15, 5-50 मीन्स आपकी जो अर्निंग है, आपका जो प्रॉफ़िट है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉफ़िट हो रहा है, दूसरी बार लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफ़िट खूब हो गया, कभी प्रॉफ़िट नहीं हुआ या काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो इस केसेज़ में हम यदि डिबेंचर्स यूज़ करते हैं, यदि आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, तो डिबेंचर्स यूज़ करना हमारे लिए थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है क्योंकि यदि हमारा लॉस हो गया कंपनी में, तो हम क्या नहीं कर पाएँगे वहाँ पे उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएँगे, जिससे हमारी कंपनी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो डिबेंचर्स नॉर्मली हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब हम हमारी कंपनी की जो अर्निंग है वो स्टेबल है मीन्स कंटिन्यूटी में वो सेम ही बनी हुई है या वेरिएशंस तो है लेकिन 1-2% का है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर्स में कि कोई कंपनी कौन सी स्टेज पे है, क्या कोई कंपनी अभी स्टार्ट हुई है या कुछ किसी कंपनी को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उसने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट किया है या वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो नॉर्मली जब हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं मीन्स इनिशियल स्टेज में, तो हमें वहाँ पे इक्विटी कैपिटल को ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनिशियल स्टेज में कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं होता क्योंकि कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं के ऊपर उसका उस प्रॉफ़िट्स का जो काफ़ी पार्ट है वहाँ पे चला जाता है। तो स्टार्टिंग की ईयर्स में आपका प्रॉफ़िट भी नहीं होता और आपके बिज़नेस के रन करने के चांसेस कि आपका बिज़नेस रन भी कर सकता है और आपका बिज़नेस लूज़ भी हो सकता है। तो वहाँ पे खतरनाक सिचुएशन है, तो उस खतरनाक सिचुएशन में हमें इक्विटी यूज़ करना चाहिए। देन यदि आप मैच्योरिटी में हो, तो स्टेज पे आप लोग डिबेंचर्स यूज़ कर सकते हो। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो एबिलिटी मीन्स कि फर्म के अंदर कैश फ्लो कैसा है?
कुछ एक कंपनी ऐसी होती हैं कि प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन कैश की कमी होती है। तो ऐसी कंपनी जिनकी कैश फ्लो एबिलिटी थोड़ी कम है, तो उनको डिवेंचर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिवेंचर्स को नॉर्मली 6 मंथ के इंटरवल में उनको पेमेंट इंटरेस्ट की करनी ही करनी आपको पड़ेगी। इक्विटी के केस में आपको ऐसी बाउंडेशन नहीं है। यदि आपका कैश फ्लो एबिलिटी फर्म की अच्छी नहीं है तो हम थ्रू इक्विटी के केस में ही चलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में यदि हम बात करते हैं तो सबसे चीप सोर्स हमारा जो रहता है वो डिवेंचर्स है, लोन है। कारण उसका क्या है जी? कारण उसका यही है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो डिबेंचर्स हैं या लोन फ्रॉम बैंक है, उसका इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या रहता है जी, आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, जिसकी वही वजह है कि डिबेंचर्स को हम चीप सोर्स कहते हैं। लेकिन इक्विटी के केस में आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण इक्विटी जो कैपिटल है वो महंगी हो जाती है। तो यदि हम चीप सोर्स की बात करें, चीप सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको कंसीडर करेंगे जी? यहाँ पे डिबेंचर्स को कंसीडर करेंगे। रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेट होगी, डिबेंचर्स उतना ही सस्ता होता चला जाएगा। डिबेंचर उतना ही सस्ता होता चला जाएगा, तो डिबेंचर्स का यूज ज़्यादा करना चाहिए जब रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा है। और यदि रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कम है तो उस केस में हम इक्विटी को यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम करते हैं रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल मीन्स कि यदि हम अपनी कंपनी का कंट्रोल कुछ एक शेयर होल्डर के पास ही रखना चाहते हैं, बाकी और के पास उसका कंट्रोल ना हो, मैनेजिंग पावर किसी और शेयर होल्डर के पास ना चला जाए या किसी न्यू व्यक्ति के पास, न्यू पर्सन्स के पास ना जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी क्या चाहती है कि इन कंपनी के सिर्फ 10,000 शेयर होल्डर जो हैं वही मालिक रहने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो उस केस में कंपनी को यदि कैश की आवश्यकता है तो वो थ्रू इक्विटी नहीं जाएगी। यदि वो इक्विटी जाएगी तो उसके जो शेयर होल्डर हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी जो क्वांटिटी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर यूज करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के केस में मैंने आपको अभी बताया था, यदि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे जी? डिबेंचर और प्रेफरेंस कैपिटल को हम कंसीडर करेंगे, इक्विटी को यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स कि डिबेंचर्स को यूज करके, एक चीप सोर्स को यूज करके हम अपनी इक्विटी शेयर होल्डर की जो इनकम है उसको बढ़ाने की जब कोशिश करते हैं तो उसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का होने का कारण क्या है? डिबेंचर्स को यूज करते हैं, चीप सोर्स है, चीप सोर्स होने का कारण है जी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से हम माइनस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है? टैक्स बेनिफिट मिलता है। और वो टैक्स जो बचा होता है, वो टैक्स का जो पैसा जो बचा होता है वो किसके पास चला जाता है? अल्टीमेट इक्विटी शेयर होल्डर के पास चला जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स जो सेबी की हमारी गाइडलाइन है, आरबीआई की जो गाइडलाइन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो हमारी गाइडलाइन है कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, और अदर्स मेजर हैं उनको ध्यान में रखते रखते हुए जो आरबीआई टाइम टू टाइम कॉरपोरेट सेक्टर के लिए गाइडलाइन देता रहता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टर। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, नेचर ऑफ इन्वेस्टर मीन्स कि आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक जो आपके इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ एक इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि किसी भी टाइप का वो रिस्क नहीं लेना चाहते, मीन्स वो एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स या लोन मार्केट के थ्रू थ्रू ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मीन्स वो अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है। यदि आपकी मार्केट में अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है तो आप इक्विटी को यूज नहीं कर सकते। और यदि आपका इन्वेस्टर्स एग्रेसिव है तो आप इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है जी मार्केट सिचुएशन।
मार्केट सिचुएशन की मार्केट में बूम है, तेजी की स्थिति है या मंदी की स्थिति है। यदि मार्केट में मंदी की स्थिति है तो इक्विटी के थ्रू आप पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। इक्विटी के थ्रू आप पैसा कलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी और आपके शेयर्स के जो इन्वेस्टर हैं, परचेजर आपको नहीं मिल पाएंगे, तो जिसका आपकी कंपनी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम मंदी की सिचुएशन में क्या करेंगे जी, मंदी की सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ लोन मार्केट या डिवेंचर्स के थ्रू ही हम पैसा निकाल सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ एक कारण जो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। और एक कारण और इसमें हम अपना ऐड कर सकते हैं, वो है जी मैनेजर पर्सपेक्टिव। मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है कि मैनेजर जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है। मैनेजमेंट क्या एग्रेसिव है। एग्रेसिव मीन्स कि क्या वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो ट्रेड ऑन इक्विटी करना चाहते हैं, या वो कंजर्वेटिज्म अप्रोच के थ्रू चलते हैं, वो किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो मिक्सचर यूज कर रहे हैं। या यदि आपके अग्रेसिव हैं तो कम इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन लेके ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क उठा के वो इक्विटी शेयर होल्डर की जो इनकम है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट भी क्या करेगी जी, यहाँ पे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगी। तो ये थे हमारे कुछ एक पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे। थैंक यू।